पास ज्यादा टॉपिक है नहीं मैथ्स पेडागोजी में बदलने को, तभी मैं कहती हूँ जितना करा दिया है ना अब तक मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो तो। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और हम मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे या कहें तो प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव क्लास या स्कूल। एक ऐसा स्कूल जहां विजुअली हो या ऑडिटरी लर्नर्स हो, सब तरह के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। वहां आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चों की जो नीड है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। विजुअली चैलेंज मतलब जिनको देखने में समस्या है या बिल्कुल ही नहीं देख सकते, डिपेंड करता है ना। लाइक शेयर करते रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइएगा पेपर में, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। देखो, मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स। इससे क्या होगा कि मतलब ज्यादा नंबर लाने वालों के साथ बैठा दिया। बच्चे को देखने में समस्या है, हम कह रहे हैं पढ़ाओगे कैसे, ये अपने अलग ही राग अलाप रहे हैं, ये कह रहे हैं हाई अचीवर के साथ बैठाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाले जाते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें यूज ऑल्ट, ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टर का काम करते हैं। यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। हाँ, ये बात तो सही लग रही है। स्पेशल एजुकेटर ले आओगे या फिर एक्स्ट्रा टाइम दोगे प्रैक्टिस के लिए। यार आप एक नॉर्मल टीचर हो, आप भी तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके आए हो 2-4 अक्षर की, या नहीं? या हर चीज के लिए स्पेशल एजुकेटर ही आएगा? कोई बहुत भारी ऐसी समस्या जिसको आप डील नहीं कर सकते, देन यू विल गो टू द स्पेशल एजुकेटर। तो यहां हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है कि आप ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का यूज करोगे, ऐसा रिसोर्स जिसको बच्चा टच और फील करके सीख सके। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। यानी प्रभावी गणितीय अध्यापन का मतलब मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या विशेषता नहीं है। देखो, नॉट वाले क्वेश्चन, लीस्ट वाले क्वेश्चन, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैंने बहुत बार कहा है, लगभग हर दूसरे सेशन में, कान खड़े कर लेने हैं ऐसे 3 इडियट वाले और बहुत ध्यान से आंसर करने हैं। ऐसे क्वेश्चन 90% आसान होते हैं, बट हम उनको पढ़ने के चक्कर में गलत कर देते हैं, है ना। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है अच्छे मैथमेटिकल पेडागोजी की, पढ़ाने की? वेरियस टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी विशेषता है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा घुमा के आया था, आपको बस स्मार्ट होना पड़ेगा लैंग्वेज समझने में, नहीं तो उनके पास ज्यादा टॉपिक है नहीं मैथ्स पेडागोजी में बदलने को। तभी मैं कहती हूँ जितना करा दिया है ना अब तक मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो तो। कैसे? ये क्वेश्चन आपको अगर किसी को याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एक इफेक्टिव तरीका है, तो इफेक्टिव तरीका है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे आप टाइम टेबल में जब भी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कभी नहीं रखना अगर आप नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि नहीं इतने ही घंटे में खत्म कराना है, तो बच्चे को समझ में आए ना आए आप तो पढ़ा के चले जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना यहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की बात हुई थी एनसीएफ में, आपको याद आ रही हो बातें तो देखो कनेक्ट करना पड़ेगा, पेपर में रट के जाने से कुछ नहीं होने वाला। फिर है फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फोकस करें हम पैटर्न पे। हाँ, ये तो सही बात है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से, तीनों बातें सही हैं, बट सिर्फ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है टाइम टेबल में। ये बात समझ लोगे तो हेल्प करेगी पेपर में। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन अ मैथमेटिकल क्लासरूम। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ना हर एक सब्जेक्ट में। तो एक ऐसा बच्चा है जो विजुअली चैलेंज्ड है, जिसको देखने में समस्या है, उसके लिए क्या करोगे? एक सिंपल सी बात है, टैक्टाइल मटेरियल का यूज करोगे। टैक्टाइल मटेरियल क्या होता है? टच एंड फील करना पड़े जहां उसको, क्योंकि देख नहीं सकता ना बच्चा, देखने में प्रॉब्लम है। जब देखने में प्रॉब्लम है तो आंखों को छोड़ के बाकी के 4 सेंसेस का इस्तेमाल कराओगे, क्योंकि सीख तो हर कोई सकता है, बस मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आपको अपने मेथड में परिवर्तन करना है, ना कि बच्चे में। सिंपल बात है। नंबर चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। देखो नंबर चार्ट जहां आ गया इसका मतलब सिंपल बात है, ये विजुअली चैलेंज बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नंबर चार्ट क्या होता है? वो जो 1 2 3 4 1 से लेके 100 तक गिनतियां लिखी हुई हैं एक टेबल बना करके। अब जिसे देखने में दिक्कत है वो नंबर चार्ट का कहां इस्तेमाल कर पाएगा? समझ रहे हो बात? तो नंबर चार्ट तो नेगेटिव है, तो हमें अगर एलिमिनेट करना आ जाए ऑप्शंस में से तो फिर तो नंबर हमारे आएंगे ही आएंगे ना। हमने देख लिया यहां भी नंबर चार्ट है। कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या ब्रेल के थ्रू आप कंप्यूटर से सिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो बोर्ड भी टच वाला होता है, मैंने आपको मैराथन में कराया था। जियो बोर्ड टच करना होता है, उसमें शेप्स सिखाते हैं जियो बोर्ड के थ्रू, कीलें लगी होती हैं जिनको टच करके वो पता लगा सकता है शेप क्या है। कंप्यूटर भी सही है, ये भी सही है, जियो बोर्ड भी सही है, ठीक। टाइलर्स, अबेकस, हाँ अबेकस में तो बीट्स होती हैं, उनको टच कर सकता है बच्चा, जियो बोर्ड में भी टच कर सकता है। कंप्यूटर तो अपने आप में ही एक इंक्लूसिव चीज है, उसमें तो सारी चीजें होंगी, हो जाएगा। कंप्यूटर, नंबर चार्ट, ये नंबर चार्ट में प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन किट ठीक था, नंबर चार्ट में प्रॉब्लम है। हर जगह नंबर चार्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन है जहां नंबर चार्ट नहीं है,
अगर आपको बिल्कुल इसका आंसर नहीं पता था ना और थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन पता था, 1 नंबर आप यहां भी ले आते। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, बस आप स्मार्ट होने चाहिए इतने के यूज कर पाओ। पेपर नहीं रुकेगा इन चीजों से। फिर टाइलर्स अबेकस, जिसको टच फील कर सके, कंप्यूटर में कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती ही है, और जियो बोर्ड तो टच करके सीखा जाता है। अगर यहां सुनने से रिलेटेड बात होती, कोई बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आप विजुअल मटेरियल, आवाज अपनी क्लियर रखते, है ना, ये सारी एक्टिविटीज होती। ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग यूज करा सकते थे, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग तो उसके लिए नहीं कराओगे क्योंकि सुनने में ही प्रॉब्लम है। उसके अलावा सुनने के सेंस के अलावा बाकी सेंसेस पे काम करोगे। जैसे यहां देखने के अलावा टच एंड फील पे ध्यान है, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ध्यान है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू हो सकती है। देखो इसका सिंपल सी बात है, जहां आप मान लो जिस भी सेंस में प्रॉब्लम है बच्चे के, जिस भी सेंस में प्रॉब्लम है, यदि उसके सुनने के सेंस में प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ के बाकी सारे अपनाओगे तरीके। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो देखने को छोड़ के बाकी सारे तरीके अपनाओगे। चलने में प्रॉब्लम है तो बाकी सारे तरीके अपनाओगे। जहां प्रॉब्लम है उस सेंस को छोड़ के बाकी सेंसेस पे ध्यान दोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन बन जाएगा। क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है बात। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। Which of the following could be contributing factor to underachievement in mathematics? इस क्वेश्चन पे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। ये बिल्कुल क्लियर आंसर है। ये हमें देखने में लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और वो 3 बार दे चुके हैं 2 अलग अलग पेपर में। तो इसको अगर किसी ने जेंडर बताया हो या फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बताया हो तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन नहीं है, ठीक, फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कोई बच्चा है जिसके घर में कोई दुकान है तो उसका कैलकुलेशन अच्छी होगी ऑटोमेटिकली, तो या जैसा बच्चे को माहौल मिल रहा है वो मदद करेगा बच्चे को मैथमेटिक्स सीखने में। तो यहां इस चीज को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली देखना है। तो इसका आंसर यही होगा, बी ऑप्शन, 110% ऑफिशियल आंसर है और गलत नहीं है ये वैसे भी, अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो अंडर अचीवमेंट का कारण ये हो सकता है कि माहौल ही ना मिला हो बच्चे को। Van Heel's levels refers to stages in the development of। Van Heel की जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, इस पे हमने बात की थी। पूछा है किसके डेवलपमेंट के लिए Van Heel का मॉडल हेल्पफुल है, किसके डेवलपमेंट के लिए Van Heel का मॉडल हेल्पफुल है। सिंपल बात है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, शेप्स वगैरह की बात करता है ना ये, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, ज्यामितीय विचार या चिंतन के लिए, ठीक है। इसमें अगर हम लेवल की बात करें इस वैन हील के मॉडल में, यहां तक क्वेश्चन इसमें 3 लेवल तक आते हैं। एक तो विजुअलाइजेशन, आपने देखा, बच्चे ने देखा ये भी गोल है, उसने कोई ओवल चीज देखी उसको भी गोल ही मान लिया। इसको अलग अलग शेप देख के वो विजुअलाइज कर पाता है, उसको उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, बट उसको पता है अलग अलग शेप्स होती हैं, तो अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं और शेप्स होती हैं, ये उसको पता है। एनालिसिस में उसको प्रॉपर्टीज पता होंगी प्रॉपर, कि ये जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड इक्वल हैं, स्क्वायर है, तो एनालिसिस में प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी देख के पहचान पाता है तो एनालिसिस के लेवल पे है। सिर्फ शब्द देख करके विजुअलाइज कर पाता है तो विजुअलाइजेशन के लेवल पे है, 0 लेवल कहेंगे इसको, 1 कहेंगे एनालिसिस को। इनफॉर्मल डिडक्शन है जब प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सके कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, बस इतना ही पूछा जाता है, डिडक्शन पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A teacher of class 2nd asks her students to write 4 ones and 3 tens. 4 ones and 3 tens. समझ पा रहे हो बात को या नहीं? 4 ones and 3 tens. भाई इकाई की जगह पर 4 लिखना था और दहाई की जगह पे, टेंस की जगह पे 3 लिखना था। बच्चे ने उल्टा लिख दिया, इसको 43 लिख दिया। अब आप एज अ टीचर इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कराओगे, बताइए कैसे क्लियर कराओगे इस कॉन्सेप्ट को आप एज अ टीचर, फटाफट से बताइए। तालिब असम कह रहे हैं कि मैम एक्सप्लेनेशन मत दो, हमें तो ट्रिक बता दो, ट्रिक वाले पास भी नहीं होते, रोते रहते हैं आके। ट्रिक भी जब भी काम आती है जब आपकी बुद्धि में कुछ हो पहले से। अ टीचर ऑफ क्लास 2 आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट, सिंपल है यार, आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई अबेकस पे रिप्रेजेंट करके दिखा दो इसको। अबेकस पे तो मल्टीप्लिकेशन ये सब सिखा सकते हैं ना, कि 34 रिप्रेजेंट करके दिखाओ अबेकस पे, उसको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। 5 बार आंसर लिखने से कुछ नहीं होने वाला। इन क्वेश्चन से आप डरो ना पेपर में, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि पेडागोजी है ये मैथ्स की। मैथ्स जिसका वीक भी है वो भी पेडागोजी में 15 में से 10 तो ले आएगा एटलीस्ट, और 5 नंबर 7 नंबर थोड़े बहुत उल्टा सीधा करके भी ले आओगे तो 20 नंबर से ऊपर तो आ जाएंगे कम से कम, 15 से तो ऊपर ही आएंगे मैथ्स में भी।
क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आपके कोई भी टॉपिक छोड़ दो कि मैथ्स छोड़ देते हैं पास हो जाएंगे, वो जमाने गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005? इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है प्राइमरी के करिकुलम का? आंसर कीजिए फटाफट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपकी, आप क्या कहें इसको, डेस्टिनी कह लीजिए, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है आ भी जाए। इसमें क्या है, कभी यहाँ पे रेशो दे देगा, कभी यहाँ एंगल दे देगा, कभी यहाँ कुछ और दे देगा, अलजेब्रा, जो मन करेगा। और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो होंगे प्राइमरी लेवल पे। तो जहां पे भी शेप्स से रिलेटेड बात आए, नॉन नंबर कॉन्सेप्ट्स की बात आए, वो आप समझ जाना वो प्राइमरी पे होंगे। टेसिलेशन मैंने आपको बताया था, जो पैटर्न बना दिया जाता है बिल्कुल सेम आकृतियों को जोड़ जोड़ करके, वो होता है प्राइमरी लेवल पे। सिमेट्री होता है, कोई भी दो चीज को अगर हम हाफ करें तो दोनों साइड इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं, पैटर्न्स होते हैं। लेकिन रेशियो जो है ये प्राइमरी पे नहीं है, एंगल जो है ये प्राइमरी पे नहीं है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट टॉपिक है प्राइमरी लेवल पे, ये नहीं कहा मैंने मेजरमेंट टॉपिक नहीं है। वो क्वेश्चन अलग था जिसमें हमने मेजरमेंट की बात की थी, समझा करो बात को भाई। सिंपल बात है, जो वेट का कंजर्वेशन है वो पहले आ जाएगा किससे? वॉल्यूम के कंजर्वेशन से। वेट की जो समझ है वो वॉल्यूम से पहले आ जाएगी। कैसे? नंबर पता होगा तभी तो वेट कह पाएगा कि वो 40 किलो है या 30 किलो है, नंबर का तो पता होगा उसे। तो हम कहेंगे वेट का कैसे, हल्का और भारी का तो उसको पता है ना, हैवी क्या है और लाइट क्या है, उसको ये तो पता है ये पेन हल्का है इस फोन से, तो उसको वेट का कॉन्सेप्ट तो पता है। लेकिन दिक्कत यहां कहां आती है, 200 ml पानी है एक ग्लास में और 200 ही ml पानी है एक बड़ी बॉटल में। ये चीज की जो समझ है ये बाद में आती है। बच्चा हल्का और भारी का कॉन्सेप्ट तो समझने लगता है, ज्यादा और कम का कॉन्सेप्ट तो समझने लगता है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। तो इसलिए आंसर ए है इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप्स इज नॉट डेल्ट विद प्राइमरी लेवल या डेल्ट एट प्राइमरी लेवल? कौन सा एक एस्पेक्ट प्राइमरी लेवल पे डील नहीं किया जाएगा शेप्स का, यानी आकृतियों का कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा प्राइमरी लेवल पे? आंसर कीजिए। अभी हमने बात की थी एंगल नहीं पढ़ाया जाएगा। ये 3 टॉपिक तो दिमाग में बिठा लो, सिमेट्री हुआ, टेसिलेशन हुआ, पैटर्न हुआ, मेजरमेंट हुआ, डेटा कलेक्शन हुआ, ये सब हैं। डेटा हैंडलिंग, कलेक्शन नहीं, डेटा हैंडलिंग, ये सब मैंने अभी एनसीएफ में दिखाया था आपको, वो हैं। एंगल नहीं है प्राइमरी लेवल पे, रेशो नहीं है प्राइमरी लेवल पे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Which of the following teaching learning resources would be the most appropriate to teach the concept of addition of 2 decimal numbers? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। क्या है कि कौन सा एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स यानी TLM सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन यानी जोड़ना सिखाने के लिए, या मल्टीप्लिकेशन भी होता ना यहाँ, अगर आंसर ये ऑप्शन तब भी आंसर सेम हो जाता। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स भी होता, डेसिमल नंबर्स स्पेशली जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनको जोड़ेंगे कैसे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट या 99% केसेस में जो आंसर होता है सीटेट में, और तरीका भी इसका बेस्ट ही है, ग्राफ पेपर के थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हो। इसके थ्रू ग्राफ पेपर या फिर टाइलिंग वगैरह के थ्रू, अगर 2 चीजों का एरिया सेम दिखाना हो तब भी ग्राफ पेपर और टाइलिंग का यूज कर सकते हो, है ना। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो तब भी ग्राफ पेपर का बहुत यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन नॉर्मल नंबर्स की अबेकस के थ्रू जल्दी से हो जाएगी स्पीड में। जियो बोर्ड आकृतियों के लिए है, शेप्स के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है, एडिशन वाली बात नहीं हो रही है। बीट्स एंड स्ट्रिंग वही आपके नंबर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हो सकती हैं। तो ग्राफ पेपर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं को सिखाने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ भी बात हो तो ज्यादातर चांसेस है जब आपको समझना आ रहा हो आप ग्राफ पेपर के साथ जा सकते हैं पेपर में। ट्रिक है ये। आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर, क्योंकि पॉइंट्स में भी आप देख सकते हो ना ग्राफ पेपर पे, सिंपल बात है।